नमस्कार साथियों। द ओनली पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष कुमार पांडे। मैंने पीसीएस 2023 की परीक्षा में डिप्टी एसपी रैंक प्राप्त की है और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो 2011 से 2023 तक पूछे गए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप हमसे द ओनली पीसीएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और द ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो उसके लिए 7891011296 पर संपर्क करके आप अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में बातचीत कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का जिक्र करेंगे। इसमें जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास से लेकर मूल अधिकार तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उसका जिक्र सेबी मैम के द्वारा किया गया है। और जो राष्ट्रपति से लेकर के जो बाकी के जो प्रश्न हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, का डिस्कशन मैं आज डिटेल में आपके समक्ष करूंगा। और ये प्रश्न का जो डिस्कशन है वो बाकी डिस्कशन से इस रूप में भिन्न होगा, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल किसी भी प्रश्न के उत्तर को जानेंगे, बल्कि यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन प्रश्न के माध्यम से जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनको कैसे हम समझ सकते हैं कि जो प्रश्न आगे पे जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन डिराइव किए जा सकते हैं। उन क्वेश्चन के माध्यम से भी हम समझेंगे, उस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन जो जिस थीम पे पूछी गई है उसका भी हम जिक्र करेंगे। आइए एक एक करके राष्ट्रपति से लेकर के और आगे के जो प्रश्न है उनका जिक्र यहाँ पे किया जाता है। जी दोस्तों, मैं यहाँ पे राष्ट्रपति से जो संबंधित प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और इसके आगे जो भी हमारे जो सब जो हमारे सब जो प्रावधान है का जिक्र हम एक एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम जो री एग्जाम हुआ था 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 74 है और अनुच्छेद 13 है। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग द्वारा जो हटाने की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अनुच्छेद 53 है इसमें संघ संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। शक्ति राष्ट्रपति में इस बात का जिक्र किया गया है 53 में। तो अनुच्छेद 61 है, इसमें राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। अभी हम महाभियोग प्रक्रिया को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। ये 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद जो आपका 13 है, अनुच्छेद 13 में जिक्र किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत जो भी विधियां होंगी, संसद द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनके महत्व को कम करने वाली है, तो ऐसी विधियां क्या होंगी, आपकी शून्य होंगी। शून्य होंगी इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इनकी न्यायिक समीक्षा करेगा। न्यायिक समीक्षा करेगा सर्वोच्च न्यायालय। और न केवल सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का अधिकार, इसमें जो आर्टिकल 32 है, आप समझिए यहाँ पे आर्टिकल 32 है के आर्टिकल 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विधियों की समीक्षा कर सकता है। और आर्टिकल 226 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर आपका क्लियर हो जाता है कि जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। इस प्रकार उत्तर आपका भी सही हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 53 क्या है, 74 समझ में आ गया और अनुच्छेद 13 समझ में आ गया। इस अगर हो सकता है कि आगे के जो 17 मार्च को आपका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, तो आपका महाभियोग प्रक्रिया ना पूछ करके आर्टिकल 53, 74 या 13 के संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है।
तो ये ध्यान देने की बात है। इस तरीके से हम एक-एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। थोड़ा-सा राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रपति का जो महाभियोग का जो है, तो ये अगर संविधान का कुछ उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन यदि यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा में या राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 14 दिन को राष्ट्रपति को एक नोटिस देना होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। के बाद अगर यदि एक सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया में स्टार्ट प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके लिए 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता हो। फिर दूसरे सदन में वो प्रस्ताव जाएगा, सदन इसकी जांच करेगा और जांच के उपरांत यदि ऐसा हो पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से 2/3 विशेष बहुमत से वो पारित हो जाएगा और फिर उस तारीख से, जिस दिन से वो पारित होगा, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का महाभियोग है के विषय में हमने डिटेल से समझा और इसके जो भी ऑप्शंस थे उनको भी एक-एक करके डिटेल में समझा। मुझे लग रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में इस बात का जिक्र किया है कि ये 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि 14 डेज से पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक काफी इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में आयोग के द्वारा समय समय पर प्रश्न पूछे भी गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आपको ये बताना है कि अगर संयुक्त बैठक की स्थिति उत्पन्न होती तो ये कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है या संसद के द्वारा बुलाई जाती है और डी ऑप्शन जो है आपके राज्यसभा के सभापति द्वारा बुलाई जाती है। आप लोगों ने अगर इसको डिटेल में पॉलिटी को पढ़ा होगा और संयुक्त बैठक के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, ये राष्ट्रपति के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है। अब थोड़ा सा संयुक्त बैठक के विषय में हम जान लेते हैं। संयुक्त बैठक यदि लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा कोई भी राज्यसभा, इन दोनों में से किसी के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया और दूसरे सदन में वो विधेयक पहुंचा है, उस विधेयक के संबंध में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक का संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो केवल साधारण विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में और वित्त विधेयक के संदर्भ में, वित्त विधेयक के संदर्भ में ही आयोजित की जा सकती है, बैठक बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इन्हीं दो के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी बात, ये संयुक्त बैठक की होगी। संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई तो जाती है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं संयुक्त बैठक में, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि राज्यसभा के सभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की जाती है। तो फिर अगर इसका लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो लोक संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो उपसभापति के द्वारा की जाएगी, उप सभापति के द्वारा की जाएगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देने वाली बात है। कई कई बार ऐसी बात आयोग के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि राज्यसभा के सभापति द्वारा अध्यक्षता इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जो राज्यसभा का जो सभापति है
वो राज्यसभा का सभापति होता है, वो सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि जो सभापति होता है सदस्य नहीं होता है, क्योंकि जो सभापति है यही आपका क्या है, उपराष्ट्रपति है। ये पदेन सदस्य होता है, पदेन सभापति होता है, आप ध्यान दीजिए। आप लोगों ने इसमें डिटेल में पढ़ा होगा। इस प्रकार से जैसे ये डिस्कशन प्रश्न का चल रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है आपके आने वाली परीक्षा में काफी लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपने इस तरीके से प्रश्न लगाए हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने आपने पढ़ाई करी हुई है और गहन अध्ययन किया हुआ है। और मुझे लगता है ये आपका एक ये केवल प्रश्न लगाने का ही तरीका नहीं है। इससे आप पूरी की पूरी जो आपकी पॉलिटी है वो आप क्या एक हिसाब से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ये प्रश्न लगाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आपका रिवीजन भी समझ लीजिए आप चल रहा है, क्योंकि आप इतनी डिटेल में आप इसको समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। ठीक है, कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण दिया गया है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। अब आप जरा देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। आप जरा सोचिए कि जो संसद का जो उल्लेख है, संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, संसद जो है आर्टिकल 79 79 में किया गया है। और संसद के बताए गए हैं कि इसके 3 अभिन्न अंग हैं, जो कि एक राष्ट्रपति है, दूसरा आपका राज्यसभा है और तीसरा आपका लोकसभा है लोकसभा है। तो जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। इस बात से क्लियर है कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का भाग है। इस प्रकार से कथन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब हम बात करते हैं, कार्ड को जरा चेक करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। इसके विषय में आप जरा सोचिए। जब भी आप लोगों ने अगर व्यवहारिक रूप से भी देखें, अगर आपने संसद की, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही अगर देखा होगा, संसद टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही होगा, तो आपको पता होगा कि लोकसभा कोई बिल पारित करती है, वो राज्यसभा पारित करती है, और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा जो विधेयक है पारित करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब वो क्या होता है, विधेयक। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो जो विधेयक है वो एक अधिनियम बन जाता है। मतलब विधेयक जो है वो कानून बन जाता है, और वो अधिनियम बन जाता है। तो ये बात क्लियर है, जो आपका कारण भी है वो सही है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ये आपका कारण भी सही है। और यहाँ पे अगर इसका आप देखिए, दोनों सही हैं। आपको पता हो गया कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब कंफ्यूजन जो होता है बच्चों में, एग्जाम हॉल में जो कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों सही हैं, तथा आर जो है, कार्ड जो है, ये का स्पष्टीकरण है। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रश्न कमोबेश पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप जब भी इसको देखिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि, आप कार्ड है यहाँ पे, आप क्यों की लगाइए, आप यहाँ क्यों की लगा के आप चेक करिए। और अगर ये आपका एकदम क्लियर, क्योंकि आपका क्लियर हो रहा है, तो आपका ये मतलब है कि आर जो है ए का स्पष्टीकरण है। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा वो ए सही हो जाएगा, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। अब आपको पता होगा कि जो अध्यादेश का जिक्र है वो अनुच्छेद 123 में किया गया है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसका जिक्र अनुच्छेद 123 में किया गया है। अब जरा यहाँ पे हम देखते हैं, ये 2015 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है।
पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 121, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 142, तीसरा दिया गया अनुच्छेद 1230 लिखा हुआ है, जबकि एक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये आपका जीरो, जो जीरो है एक्स्ट्रा बढ़ गया है। यहाँ पे अनुच्छेद क्या होगा, आर्टिकल होगा आपका 123। ये ये आर्टिकल 123 होगा इस प्रकार से। और जो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 124। अभी हम बाकी अनुच्छेद के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जान लेते, पहले हम आपको बताते हैं कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश के जो जिक्र है वो आपके अनुच्छेद 123 में किया गया है, अनुच्छेद 123 में किया गया है। इस प्रकार से 61 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा। अब हम जरा देखते हैं अनुच्छेद 121 के बारे में क्या गया, क्योंकि आप अगला जो प्रश्न अगर आयोग के द्वारा पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपका अनुच्छेद 121 के संदर्भ में इसी प्रकार से कोई एक डिजाइन किया जाए, स्टेटमेंट डिजाइन किया जाए, उसके बाद पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिक्र किया गया है। तो बाकी जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अगर एग्जाम में किसी एग्जाम में वो अनुच्छेद का जिक्र किया गया है तो आपको वो अनुच्छेद याद होने बहुत जरूरी। ठीक है, तो अनुच्छेद 121 जो है आपका, अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि सदन के अंदर, जो संसद के दोनों सदनों के अंदर, संसद के दोनों सदनों के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनके विषय में चर्चा करने पर क्या किया गया है, निर्बंधन लगाया गया है, एक हिसाब से प्रतिबंध लगाया गया है। आप न्यायाधीशों के संदर्भ में संसद में क्या कर सकते हैं, संसद में चर्चा, चर्चा पर क्या है, निर्बंधन है, जिसको निर्बंधन कहते हैं, या इसको कह लीजिए आप कि प्रतिबंध लगाया गया है, या प्रतिबंध कह लीजिए। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 121 हो गया। अनुच्छेद 142 आपने देखा होगा, यूपीएससी ने भी अनुच्छेद 142 के विषय में 2000 जहां तक 2019 के पेपर में अनुच्छेद 142 के संदर्भ में उसने प्रश्न पूछा है कि जो अनुच्छेद 142 है ये सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष अधिकार प्रदान करता है। हो सकता है इसको पीसीएस के यूपी पीसीएस में भी पूछा जाए, विशेष अधिकार प्रदान करता है। अगर वो क्या है, कोई डिक्री जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके डिक्री जारी कर सकता है, कोई आदेश पारित कर सकता है। ये एक विशेष अधिकार उसको दिया गया है, आदेश पारित कर सकता है। ये अनुच्छेद 142 हो गया। अनुच्छेद 123 के विषय में आप लोगों ने अध्यादेश के संदर्भ में हो गया। तो अनुच्छेद 124 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात। इस प्रकार से अगर यही यही अनुच्छेद इसी प्रकार से अगर कहीं मिलान में पूछ ले आयोग, आप आराम से आसानी से उसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जिक्र किया गया है, किया गया। इस प्रकार से आपका जो 61 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की जिक्र किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें वो है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। अब आपको ये बताना है कि ये जो 4 राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, इन 4 में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आपको पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे, के बाद ये 1952 से लेकर के 1962 तक, 1962 तक ये पहले प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद धारण किया। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, क्योंकि पूछा जा रहा है राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं। ये राष्ट्रपति है, आपको पता हो गया। इसके बाद 1962 से 67 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित। दूसरा जो आपका जो आंसर है, जो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद सुशोभित कर चुके हैं। और नीलम संजीव रेड्डी जी जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, के बाद इनको निर्विरोध, आप ध्यान दीजिए, निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनने वाले निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। ये पहले व्यक्ति थे निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले। और ये जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं वो इसके पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, ना कि उपराष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी कभी नहीं रहे।
इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो आपका सी सही हो जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे हैं। ये हाँ, ये अगर प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद के रूप में भी कार्य किया है, तो उनका नाम आ जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और निर्विरोध चुने जाने वाले अगर कोई एकमात्र राष्ट्रपति हैं, तो वो उसमें भी नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम आता है। और जो आर वेंकट रमन जी हैं, ये भी से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, नीलम संजीव। इस तरीके से अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो सिलेक्शन है या प्रीलिम्स पास करना के जो आपकी जो चुनौतियां हैं उसमें जो प्रीलिम्स पास करने में आपकी वो दूर हो। आप डिटेल में जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए तो आप डिटेल में एनालिसिस करिए, क्योंकि जब तक डिटेल में नहीं करेंगे, आपको अगर जैसे ये 62 नंबर क्वेश्चन है, आपको जैसे प्रश्न था आपको बता दिया था कि नीलम संजीव रेड्डी सही है, बस हो गया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डिटेल जानकारी बाकी लोगों के विषय में नहीं हो पाएगी, और क्या होगा आगे जब पेपर प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे तो हो सकता है आपका जो एक एक तो हो गया, अब अगले जो ये 3 जो नाम है यहाँ से प्रश्न बना दिए जाएं। अगर आप डिटेल करेंगे तो ये आपकी जो चुनौती है उसका समाधान हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, 2012 का क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन और जाकिर हुसैन। अभी हम लोगों ने नीलम संजीव रेड्डी के विषय में बहुत डिटेल में जानकारी जानकारी ली है। के आर नारायणन जो हैं वो 1997 से लेकर के 2002 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। और जाकिर हुसैन जी का भी कार्यकाल। तो इसमें ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो संबंध रहे राष्ट्रपति जी, वो बीबी गिरी जी का नाम आता है। इस प्रकार से जो 3 नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही। अगले प्रश्न में आते हैं। अब हम उपराष्ट्रपति की अभी अभी तक हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में जितने भी प्रीवियस है 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी राष्ट्रपति के संदर्भ में क्वेश्चन आए हैं, उनको एक एक करके हमने डिटेल में जानकारी ली। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा है उपराष्ट्रपति के विषय में जानेंगे कि 2011 से लेकर के 2023 तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला जो प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और ये प्रश्न आपका आया हुआ है 2023 में। अभी जो इससे पहले जो पेपर हुआ है 2023 में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूं, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, ये संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? अब आपको बताना है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दिया है, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? स्टेटमेंट दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राष्ट्रपति ने जिस दिन से या जिस जिस समय अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द कर दिया है, उससे पहले उस डेट या उस समय से पहले जो भी उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य किए गए हैं वो क्या होंगे? आपके विधिमान्य होंगे। इस प्रकार से जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो सही हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। आप जरा यहाँ पे सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज 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 के दिन, और अभी समझ लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल के रूप में 4 बजे हैं, 4 बजे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो रद्द हो गया। तो 4 बजे से पहले जो भी उपराष्ट्रपति ने कार्य किए होंगे वो विधिमान्य होंगे, और ऐसा नहीं है कि आज के दिन अगर कोई उसने निर्णय दिया है तो आज के दिन जितने कार्य किए गए होंगे वो विधिमान्य नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जिस दिन और जिस जिस दिन है उस दिन की किस समय उसने निर्णय दिया, मान लो कि अगर उसने 4 बजे निर्णय दिया और सुबह में उपराष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया है, उसको निर्वाचन रद्द होने से पहले, तो उसका जो कार्य होगा विधिमान्य होगा। इस प्रकार से आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आपका यहाँ पे 2 है, ये गलत हो जाएगा, ये 2 गलत हो जाएगा, और एक आपका सही है। केवल आपका एक सही है। 64 का जो आंसर होगा वो केवल एक सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, और इससे बहुत आपको सहायता मिलेगी, और आप एग्जाम में जब जाएंगे तो बहुत रिलैक्स मोड में रहेंगे।
कि यहीं से आमतौर पे यही जो थीम होती है या उन्हीं के स्टेटमेंट होते हैं, वहां से प्रश्न डेराइव किए जाते हैं। और ये आप धीरे धीरे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा। अगले प्रश्न में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? आप ये जब भी प्रश्न आप पढ़िए, अभी 17 मार्च को प्रश्न पेपर होने वाला है यूपीपीसीएस का। ये गलतियां आमतौर पे विद्यार्थियों से, जो भी हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे ये गलतियां आमतौर पे होती हैं कि वो उतनी, चूंकि 2 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन करने हैं, तो कभी कभी जल्दबाजी में ये गलती आमतौर पे हो जाती है। यहाँ पे वो चूंकि वो जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार का आप क्या करिए, कोशिश करिए, इसको अंडरलाइन करिए कि कौन सही पूछ रहा है, कौन सही नहीं पूछ रहा। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। तो संवैधानिक जो पीठ होती है उसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट सही। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य में सम्मिलित है। ये आपका स्टेटमेंट जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो आप आर्टिकल 19 एक ये जो पढ़ते हैं आप, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता आपकी किसके अंतर्गत आएगी, जो आपकी आर्टिकल 19 एक ए के तहत आएगी, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत। इस प्रकार से ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो। जो डी स्टेटमेंट है, कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। जरा आप देखिए, देखो यहाँ से आपको उत्तर मिल रहा है। अभी जबकि इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न किए थे जो कि राष्ट्रपति से जो संबंधित थे, उसमें इस बात का जिक्र मैंने बताया भी था कि जो एस राधाकृष्णन है जी हैं, वो प्रथम उपराष्ट्रपति है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इस प्रकार से ये बात आपकी गलत हो जाती है और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिटेल में उसकी एक एक जो स्टेटमेंट है, हो सकता है अब अगला जो प्रश्न आयोग पूछे उसमें ये बात पूछ ले कि जो संवैधानिक पीठ होती हैं उसमें कम से कम कितने सदस्य होते हैं। हो सकता है इस तरीके से और ऑप्शन दे दे कि 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं और 4 होते हैं। इस प्रकार से कोई आपका आयोग जो है एक प्रश्न डेराइव कर सकता है। इसका उत्तर जो 65 है कि जाकिर हुसैन प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे प्रथम उपराष्ट्रपति। इस प्रकार से आपका डी उत्तर सही हो जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं। फिर से देखिए वही बात यहाँ पे पूछी गई है। आप लोग जल्दबाजी में इस प्रकार की त्रुटियों से आप बचने की कोशिश करिए कि इससे 1-2 प्रश्न आपके अगर गलत हो जाते हैं इन त्रुटियों की वजह से, और आप क्या होगे, आप जो बॉर्डर लाइन है उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इस प्रकार की त्रुटि से बचिए। कौन सा आपको सही नहीं है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। आपको पता होगा कि संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली के अनुसार ही भारत में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ये आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, जो बी ऑप्शन है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट अभी देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। आपको पता होगा कि जो मंत्रिमंडल है, जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसमें जो सदस्य हैं लोकसभा से चुनकर भी आते हैं और राज्यसभा से भी चुनकर के आते हैं। इस प्रकार से इस स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं लोकसभा से भी होते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, इंदिरा गांधी जी इंदिरा गांधी जी 1966 में 1966 में राज्यसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई और वो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया उन्होंने। इसी प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने भी मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के सदस्य रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे। इस प्रकार से क्लियर है कि निम्न निम्न सदन का मतलब आप लोग समझिए, यहाँ पे लोकसभा की बात की जा रही है। निम्न सदन आपका क्या है, लोकसभा है। तो इस प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं। अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे कई मंत्री हैं जो राज्यसभा से चुनकर मंत्रिमंडल के पद पर है। इस प्रकार से आपका जो इसका आंसर है सही नहीं पूछ रहा है, तो आपका सी सही हो जाएगा। इसके बावजूद हम जरा डी पे भी एक बार विचार कर लेते हैं।
ये प्रश्न है डी में स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। लोकप्रिय सदन का मतलब है आप इसी को यही निम्न सदन लोकप्रिय सदन को आप निम्न सदन बोलिए या लोकसभा बोलिए। तो जो मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत का जो विश्वास मत है वो हासिल करना होता है। इस प्रकार से आपका जो डी ऑप्शन है वो सही है, ये सही है और बी सही है। गलत इसमें कौन सा है? जो सी है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है मंत्रीगण जो है वो लोकसभा से भी चुन करके आते हैं और राज्यसभा से भी चुन करके आते हैं। हाँ, लेकिन अगर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अगर आप जाएंगे तो वहां पे इस प्रकार ये जो अगर ये स्टेटमेंट ब्रिटेन के संदर्भ में सही है कि ब्रिटेन में जो भी मंत्री चुने जाते हैं, ब्रिटेन में जो भी मंत्री चुने जाते हैं उनके लिए निम्न सदन की सदस्यता आवश्यक है। निम्न सदन की जो सदस्यता है, सदन की सदस्यता आवश्यक आवश्यक इस प्रकार आप समझिए। ये अगर स्टेटमेंट अगर ब्रिटेन के संदर्भ में लागू किया जाए तो सही हो जाता है, लेकिन भारत की जो मंत्रिमंडल प्रणाली है उसमें ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला फिर से क्वेश्चन आया है कि कथन और कारण से रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की होती। अभी अब इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न देखा है, उसमें बात कही गई कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। जो इस प्रकार से तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? गलत हो गया। आप लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो अनुच्छेद अनुच्छेद 75 75 अनुच्छेद 75 और 3 अगर डिटेल में और सब थोड़ा जो जाए 75 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होगा, मंत्रिपरिषद जो होगी, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से बात का पूरा जिक्र किया गया है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि इसमें लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो उत्तरदायी होगी। तो ये क्या होगा? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ना कि राज्यसभा के। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगर अब इसके बाद आप समझिए, अगर आपको अगर पेपर आप कर रहे हैं वहां पे आपको समय अपना बचाना है, तो आप समझिए कि आपको जैसे पता चला कि आपका पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप क्या करिए, इसको मैं अभी साल को एक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम हॉल में करना। पहला स्टेटमेंट आपको पता चल गया कि गलत है, तो सीधे से आप क्या करिए, यहाँ पे आप देखिए कथन ए गलत है, पर कारण आप पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आपको फिर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये जो समय है वो बच जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है, अगर पहले आपको पता हो गया तो आपको ये स्टेटमेंट, आपको जो ए बी सी है इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको उत्तर तो यहाँ से निकल आया। इससे क्या होगा? आपका टाइम बच जाएगा वहां पे। लेकिन अगर आप नॉलेज के रूप में जब आप घर पे इसको प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं तो आप क्या करिए, डिटेल में इसको फिर से पढ़िए। पहला गलत हो गया। ठीक है, जो कार्ड इसमें दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये बात तो सही है आपकी कि लोकसभा भी, मैंने इसका जिक्र भी किया है कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से सदस्य जो होते हैं वो मंत्रिमंडल में पहुंचते हैं। लेकिन पहला आपका गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। इस प्रकार से उत्तर आपका डी सही हो जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? अब आपको ये बताना है कि बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। आपको यही प्रश्न पूछ रहा है कि ये बताइए आप कि कौन से इसमें प्रधानमंत्री हैं जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसमें जो एच डी देवगौड़ा जी हैं, ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कुमार गुजराल जी भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक पद को सुशोभित किया और राज्यसभा के में काम किया। इस प्रकार से उत्तर आपका जो होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। एच डी देवगौड़ा जी भी में हाँ, एच डी देवगौड़ा जी भी राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे। कुमार गुजराल जी भी। इस प्रकार से आपका इसका उत्तर जो होगा आपका सी सही होगा। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ से और भी डिराइव किया जा सकता है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप ऐसे मुख्यमंत्री के नाम बताइए जो मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद को धारण किया। इस पर ये प्रश्न आप डिटेल में पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत की बुक में आपको दिया हुआ है या अन्य किसी बुक में पढ़िएगा, और आप ये पता लगाइए कि कितने ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। ये आपके लिए एक हिसाब से
होमवर्क है। अगले अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये जो प्रश्न है हमने राष्ट्रपति को देखा, यहाँ पे राष्ट्रपति से जो रिलेटेड जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो राष्ट्रपति के संदर्भ में देखा, हमने लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देखा। अब हम आगे बात करते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये ऐसे 3 व्यक्ति हैं, संवैधानिक पद हैं, जो आमतौर पे आयोग की परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं, क्रमिक रूप से पूछे जाते हैं, कभी 1 साल आते हैं, फिर अगले साल पूछा जाते हैं, इस तरीके से पूछे हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट ये तीनों आपके संवैधानिक पदाधिकारी हैं। आइए हम देखते हैं इनके। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चुनाव पद धारण करता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे तो उसको हटा सकता है। आप बताइए जरा यहाँ पे। ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है भारत का महान्यायवादी। आप लोगों ने अगर संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके विषय में अगर डिटेल आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि भारत का जो महान्यायवादी है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, ये तो बात हो गया, आपका प्रश्न का उत्तर समझ में आपको आ गया। लेकिन जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारी का जो जिक्र किया है, इनके विषय में हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप उसको सही करने की स्थिति में हो। तो भारत का महान्यायवादी के विषय में ही डिटेल में पहले चर्चा करते हैं। इसका उल्लेख है अनुच्छेद आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने भर की जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता इसके पास होनी चाहिए। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको पद से हटाया भी जा सकता है। और महान्यायवादी के विषय में एक और जो बात है, इसकी जो सेवा शर्तें हैं, इसका जो पारिश्रमिक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो सकता है आगे के प्रश्नों में आपका इसका जिक्र भी मिले। जो महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है, वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। कभी कभी प्रश्न पत्र में संसद का जिक्र कर दिया जाता है कि जो महान्यायवादी है उसका पारिश्रमिक संसद डिसाइड करती है, जो कि गलत है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का जो पारिश्रमिक है, वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, ये बात सही है। ये भी प्रश्न पूछा था, हो सकता है इसके अगले किसी प्रश्न में इस बात का जिक्र भी हो। अब तो ये बात महान्यायवादी के विषय में हो गई। अब हम जरा भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके विषय में थोड़ी डिटेल जानकारी करते हैं, ताकि आने वाले जो आगे के जो प्रश्न है, उसमें हमको सहूलियत रहे। जो अनुच्छेद आपका 148 है, अनुच्छेद 148 148, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है, जो कि हमारी जो लोक लेखा निधि है, जो अन्य जो हमारे जो लेखा परीक्षा है, उसके लिए उत्तरदायी होती है। और ये आपको पता होगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जो तरीके हैं, इसको हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की गई है कि इसको कैसे हटाना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद आपका 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो जिक्र है 324 में किया गया है। और जो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसी आधार पर हटाया जाता है जिस प्रकार से किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। सेम प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए भी उपयोग की जाती है। इस प्रकार से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसके लिए भी अपनी एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है, के माध्यम से ये पद से हटाया जाता है। तो आपका उत्तर जो है 69 का, वो आपका डी सही हो गया। इस प्रकार से आप डिटेल एनालिसिस करिए, आप देखेंगे कि आप ये हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही नहीं है, इससे आप ये कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो रहा है। इस प्रकार से आप करिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का महान्यायवादी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगातार प्रश्न आते रहे हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही? ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो।
योग्य हो। अभी मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि महान्यायवादी बनने के लिए कम से कम जो उसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने भर की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो। ये बात आपकी आप गलत है, इसके पहले मैंने भी ज़िक्र किया क्योंकि महान्यायवादी जो है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ताकि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर इसकी कोई प्रक्रिया ऐसी संविधान में निर्धारित नहीं की। इस प्रकार से आपका जो सेकंड जो स्टेटमेंट है, वो गलत हो गया और आपका उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, केवल एक आपका डी ऑप्शन में दिया। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा काम ये बिल्कुल बताना नहीं है कि इसका उत्तर कौन-सा सही है। आपको एक डिटेल एक आपको ओवरव्यू देना कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, कैसे उनके माध्यम से आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर से देखिए भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। कि लगातार अभी में 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा प्रश्न है महान्यायवादी से। और जबकि 2011 से 2023 तक का पिछले 10 साल का कर रहे हैं, हो सकता है और भी प्रश्न इससे आएँ। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य हो। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आप देखिए, ये 2020 में प्रश्न पूछा गया और ये जरा देखिए, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया। आप जरा समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपने डिटेल एनालिसिस करी होगी, जैसे जिसने भी करी है कि 2020 में आपको सेम स्टेटमेंट और 2023 के जो उसमें है उसका भी सेम स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है। ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके लगाने का एक फायदा कि 2020 में भी आपका सेम स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट 2023 में भी वही है। आप समझिए यही से सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो दो हाँ, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य हो। आप क्लियर हो गया कि आप स्टेटमेंट सही है। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। देखो मैंने अभी इसके पहले जिक्र इसका किया है कि ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि संसद निर्धारित करेगी, ये स्टेटमेंट आपका पूर्णतः गलत है। कि जो राष्ट्रपति का जो पारिश्रमिक है, सॉरी महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ना कि संसद। इस बात का ध्यान रखिए। और इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो आपका उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अब देखिए, ठीक है। अब जरा एक चीज मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ए महान्यायवादी से हो गया, दूसरा क्वेश्चन ए महान्यायवादी से हो गया और तीसरा क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन महान्यायवादी से हो गए। इतने आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा अपना नोट्स जो बनाए हैं उसको आप पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि महान्यायवादी से अगला कोई प्रश्न अगर 2024 के पेपर में कोई आ जाता है, तो आपसे सही नहीं हो पाएगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ रखा है, तो एकदम क्लियर है कि आप उसको बहुत आराम से कर ले जाएँगे और आपको एग्ज़ाम हॉल में जो एक एंग्ज़ायटी होती है, जो परेशानी होती है, उससे भी आप बच पाएँगे। ये फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ने का। मैं इसको आपको क्या है, आप ऐसे भी बता सकता था कि पहला इसका सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नहीं हो जाए। ये तरीका सही नहीं है क्योंकि मैंने जो तरीका किया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ जो समस्याएं होती हैं वो ना हो। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। किस वर्ष किस वर्ष में अकाउंटिंग को, आप यहाँ पे बताना है, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा परीक्षा तक सीमित रखा गया। अभी देखा आपने अगले प्रश्न, इसके पहले वाले प्रश्न में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक स्टेटमेंट में जिक्र किया गया था। अब आप समझिए, अगर आप स्टेटमेंट को डिटेल, आपको थीम पता हो गई, आपने हिंट, आयोग ने हिंट दे दिया कि ये देखो थीम इंपॉर्टेंट है, उसने इस स्टेटमेंट में डाला। उस थीम को अगर आप अच्छे से पढ़े रहते तो आप देखिए 2019 का प्रश्न है। तो मुझे लगता है वो शायद 2015 का प्रश्न था, अगर आप आगे जा करके देखेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्रश्न पूछा, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग, अकाउंटिंग अलग चीज है और ऑडिटिंग अलग चीज है, इनको अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया। ये आपको बताना है किस वर्ष ऐसा किया गया। तो ऐसा कार्य जो है 1976 में ऐसा किया गया और अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य, ये जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, वो राज्यों के स्तर पे अभी भी तय ही करता है। राज्यों के स्तर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आने वाले वर्षों में आयोग इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ ले कि राज्यों के, ये केंद्र के स्तर पे ऐसा किया गया है कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया, लेकिन जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों के स्तर पे अभी भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जिम्मेदारी कैग के पास ही रखी।
ठीक है, ये 1976 आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अब ये हमारा जो प्रश्न है उस संसद से, जो हमारा जो टॉपिक है संसद है, संसद से 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो हम एक एक करके अच्छे से डिटेल जानकारी लेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उनके लोगों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कितने सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान था वो दो, दो आंग्ल भारतीय समुदाय राष्ट्रपति नामित कर सकता था। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अभी क्या है 2019-20 से पहले ऐसा प्रावधान था, लेकिन आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में। संविधान संशोधन किया गया 2000 और उसमें इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को जो मनोनीत करता था, नियुक्त करता था, उस प्रावधान को हटा दिया गया। इसमें 2 किए जाते थे और राज्यों में जो राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत करता था, उस प्रावधान को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को जो मनोनीत और नियुक्त करने की जो परंपरा चली आ रही थी, जो प्रावधान जो संविधान में था, उसको समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से इससे पहले जिस वर्ष से प्रश्न पूछा गया है, उस वर्ष तक ये सुविधा थी कि 2 राष्ट्रपति नियुक्त करता था। लेकिन अभी हाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अब आने वाले वर्षों में हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रकार की जो आंग्ल भारतीय समुदायों का जो उनको नामित करने के जो प्रावधान था वो हटा दिया गया है। तो ये आपका 104वां संविधान संशोधन का उत्तर होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसी कोई चीजें हैं या करंट में ऐसे कोई क्वेश्चन प्रश्न आते हैं तो काफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रथम महिला के अगर ऐसे कोई प्रश्न है तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा कि मीरा कुमारी थी। कांग्रेस समय अभी भी कांग्रेस की सदस्य के रूप में है और ये कांग्रेस, ठीक है, ये मनमोहन सरकार, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ मनमोहन सरकार में ही तो मीरा कुमार ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष ने। इसके बाद सुमित्रा महाजन जी का नाम। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुचेता कृपलानी आप लोगों को याद होगा, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये आप इनका संबंध तो आप लोग प्रथम महिला मुख्यमंत्री और इनका संबंध आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश से ही है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका, देखो 2023 में प्रश्न पूछा गया है। विजयलक्ष्मी पंडित। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें नाम आपका जो आता है वो ये संगमा जी का नाम आता है और ये जहां तक 11वीं जो लोकसभा थी उसमें इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। डीवी मावलंकर के विषय में आप जानते हैं, प्रथम फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं इस प्रकार से। और जो जीएम बालयोगी जी भी हैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद मनोहर जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष पद को मतलब सुशोभित। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा जी का नाम आता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आप लोग, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। बाद में जब आप घर पे आते हैं पता चलता है कि रे ये तो यहाँ पे मैं चेक नहीं कर पाया, सही पूछ रहा है सही नहीं पूछ। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रश्न पत्र लगाइए प्रैक्टिस करिए। यहाँ पूछ रहा है कि सही है। पहला स्टेटमेंट है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, आपका ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये भी संसद को जो सदन के सचिवालय स्टाफ है उसको सेवा शर्तें विनियमित करने का अधिकार होता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और इस प्रकार से वो कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपका उत्तर सही हो जाएगा एक, दोनों, एक तथा दो। और ये प्रश्न देखिए 2020 से 2023 का प्रश्न है आपका।
ये दोनों 1 तथा 2 दोनों सही हो गया आपका उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब संसद अभी लोकसभा संसद में जो लोकसभा का जिक्र हम लोग कर रहे थे उससे रिलेटेड प्रश्न देख रहे थे। अब संसद के अंतर्गत राज्यसभा से जो भी प्रश्न आए हैं उनका जिक्र करेंगे। ये देखिए पीसीएस 2014 का जो प्रश्न है आप देखिए। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? आपको ये बताना है। देखिए फिर से यहाँ पे सही है रहा है। क्या भंग नहीं की जा सकती है? इट कैन नॉट बी ब्रोकन, ठीक है। इसीलिए क्योंकि राज्यसभा भी डिटेल में हम राज्यसभा के विषय में बात करेंगे। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भंग नहीं की जा सकती। दूसरा स्टेटमेंट है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ये स्टेटमेंट आमतौर पे गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। स्टेटमेंट सही है आपका। और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। आपको पता होगा राज्यसभा के विषय में कि ये 25 वर्ष की जो आयु सीमा है वो लोकसभा सदस्यों के विषय में लागू होती है। तो लोकसभा पर जो विधानसभा है, लोकसभा व विधानसभा, राज्य विधानसभा जो होती हैं उनके संदर्भ में 25 वर्ष आयु की जो आयु सीमा है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा लागू होती है। तो स्टेटमेंट गलत है। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना आवश्यक है। कम से कम जो 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इस प्रकार से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसका कार्यकाल, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, राज्यसभा का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो 5 वर्ष ना होकर के 6 वर्ष होता है। ये क्या होता है? 5 वर्ष ना होकर के 6 वर्ष होता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है। तो ये भंग नहीं की जा सकती। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और जो भी इसमें चूंकि 6 वर्ष कार्यकाल होता है और 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य के कार्यकाल समाप्त होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही। इस प्रकार से पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका एक स्टेटमेंट सही, तीसरा सही है। तो आपका जहां 2 है ये गलत हो गया आपका। 2 यहाँ पे गलत हो गया, 2 ये गलत हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी है। अब ठीक है। राज्यसभा के विषय में डिटेल में जानकारी ली। राज्यसभा के विषय में अगर और हम थोड़ी सी जानकारी अगर और डिटेल में देखें तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है, जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा आपकी है का जो जिक्र है संविधान के जो अनुच्छेद आपका 80 है, संविधान का आर्टिकल आपका 80 है, 80 है कि 79 में आपको पता है कि संसद का जिक्र किया गया है। और उसके बाद 80 में आपका राज्यसभा की संरचना, उसका संगठन का जिक्र किया गया है। ये हो गया आपका अनुच्छेद राज्यसभा से रिलेटेड। ये जो अधिकतम, जो संविधान में जो अधिकतम संख्या की बात जिक्र किया गया है, अधिकतम संख्या इसकी 250 बताई गई है, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं, आपको पता है कि 12 सदस्य जो है राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनयन जो है वो जो 4 आधारों पे होता है। इसको आप डिटेल में आप देखिएगा कौन-कौन से। जैसे साहित्य है, समाज सेवा है, विज्ञान है और सहकार जो हाँ, साहित्य है, विज्ञान है, सहकारिता, समाज सेवा है। इन 4 आधारों पे ये जो 12 राष्ट्रपति हैं इनका मनोनयन किया जाता है। और इनकी अधिकतम संख्या 250 है, 12 सदस्यों का, ठीक है। तो टोटल जो अभी जो ठीक है, ओके। तो जो टोटल 245 अभी जो वर्तमान जो संख्या है 245 है, 12 सदस्य तो आपके मनोनीत हो गए। और 233 जो सदस्य हैं, 233 सदस्य वो राज्य और यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। तो 229 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। आपको पता होगा इसकी 229 जो सदस्य हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं। और इसके जो 4 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे चुने जाते हैं, जिसमें पुदुचेरी और दिल्ली का स्थान आता है। आपको पता होगा कि जो राज्यसभा में जो सदस्यों का जो चयन है, जो राज्यों से लिए गए हैं, वो जनसंख्या के आधार पे सीटों को बंटवारा किया गया है। उदाहरण के रूप में आप समझिए जरा, एक और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यों के रूप में जो सदस्य हैं, वो आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं।
आपको पता होगा कि जो सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पे किया गया है। अब उत्तर प्रदेश जो आपका है, जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। वो तो 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। जबकि अगर त्रिपुरा की बात करेंगे आप, त्रिपुरा में आपकी कितनी एक सीट केवल एक, इससे क्लियर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे आप, 19 सीटें आपको मिली हुई है। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में बात करेंगे तो 18 सीटें मिली हैं। तो ये क्लियर है कि आपका क्या है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया। ये आपकी राज्यसभा के विषय में डिटेल जानकारी थी। हो सकता है कि आगे इससे प्रश्न आएंगे वो इतनी डिटेल जानकारी में कर लिया गया है जो उससे हो जाए। इस प्रकार से आप समझिए, अगर आप एक प्रश्न मैंने उठाया और उस एक प्रश्न की इतनी डिटेल जानकारी की, तो एक प्रकार का रिवीजन है आपका। ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन जो है वो आपका हो रहा है। ये बहुत आपके लिए एक मददगार साबित होगा आने वाले एग्जाम में। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? अनन्य अधिकार का मतलब है कि उसमें केवल और केवल राज्यसभा का ही अधिकार है, राज्यसभा ही हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है वो आपको पता होगा। इसमें दिए गए स्टेटमेंट, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। ये आपको पता है कि राष्ट्रपति को अभी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान एक हिस्सेदारी होती है। इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट ये आपका सही हो गया, मैंने इसका जिक्र भी कर लिया है। तो बी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही। ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया ही लगती है। तो इसमें भी समान भागीदारी जो होती है, समान अधिकार प्राप्त होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये आपको पता होगा। आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा, राज्यसभा की जो कुछ विशेष शक्तियां हैं, उन विशेष शक्तियों में ये भी आता है अनुच्छेद आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति कर सकती है। उसके बाद एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। जैसे अखिल जो इसमें जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय जो वन सेवा है, तीन जो है आपकी ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर अन्य जैसे भारतीय न्यायिक सेवा की अगर बात की जाए, तो अगर अखिल भारतीय रूप देना है तो इसके लिए क्या होगा, आपको राज्यसभा एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगी। अपनी शक्ति विशेष जो आपकी जो विशेष शक्ति है, अनन्य अधिकार का उपयोग करते हुए एक भारतीय न्यायिक सेवा के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करे। उसके बाद एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका जो उत्तर है ये आपका सही हो जाता है सी। तो तीसरा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका क्लियर हो गया कि दो आपकी स्टेटमेंट गलत, तीसरा आपका सही है। राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार एक और भी है। आपने अगर अनुच्छेद 249 के बारे में आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 249 के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये भी राष्ट्रपति जो सही राज्यसभा जो है उसका एक अपना विशेष अधिकार है, अनुच्छेद 249। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आर्टिकल 249। ये भी कहीं ना कहीं राज्यसभा का अनन्य अधिकार हो सकता है। इस बार के जो प्रश्न है में उसने अखिल भारतीय सेवा को आधार बनाते हुए प्रश्न को बनाया है। हो सकता है अगली बार अनुच्छेद 249 को आधार बनाते हुए प्रश्न डिराइव कर ले, जो 17 मार्च को पीसीएस का पेपर होने वाला है। तो आप एक देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में जान लेते हैं। अगर राज्यसभा की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है, तो फिर संसद उस पर क्या है कानून बना सकती है। तो इसका अधिकार क्या है, अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर अगर कोई कानून बनाना है संसद को, उसके लिए राज्यसभा अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करेगी। ये हो गया। ये दो जो इसके विशेष अधिकार हैं। तीसरा अगर विशेष अधिकार अगर देखा जाए तो एक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी आता है। वो अनन्य अधिकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुरुआत जो होती है वो कहीं वो राज्यसभा से होती है। इसको आप अनन्य अधिकार राज्यसभा का नहीं कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया जो है राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी, वो राज्यसभा से ही प्रारंभ की जाती है। ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो है, पद से अगर हटाना है, पद से हटाने की जो प्रस्ताव है वो स्टार्टिंग जो है राज्यसभा से होगी, लेकिन इसमें फिर लोकसभा इसकी जांच करती है, लोकसभा में प्रस्ताव आता है। अनन्य अधिकार नहीं कर सकते, दो या अनन्य अधिकार राज्यसभा के। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए कि फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये यूपी पीसीएस प्री 2021 में प्रश्न पूछा गया है।
यहाँ पे क्या है, राज्य दिया गया है और राज्यसभा में प्रतिनिधि दिया गया कि किस राज्य का, अभी मैंने जो जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा में, महाराष्ट्र को 19 सीटें मिली हुई हैं, तमिलनाडु को 18 सीटें मिली हैं। इस प्रकार से जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य को हर राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो कौन सा राज्य कितना प्रतिनिधित्व, कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करता है, उस बात से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान जो है आपका, आपको बताना है कि राजस्थान को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हुई हैं, गुजरात को कितनी मिली हुई हैं, कर्नाटक को कितनी मिली हुई हैं, पंजाब को कितनी मिली। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक पूरे जितने भी 28 राज्य हैं, आप कोशिश करिए कि उन 28 राज्यों से एक बार एक मैप में देख लीजिए या उनका एक इंडेक्स देख लीजिए कि किस राज्य को राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से कभी-कभी लोकसभा सीटें भी मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे क्या है, पंजाब को जो आपको याद होगा, पंजाब को जो 7 सीटें आपको मिली हुई, ठीक है? और जो आपका राजस्थान है, राजस्थान को 10 सीटें आपको प्राप्त हैं। गुजरात को 11 सीटें प्राप्त हैं और जो कर्नाटक है उसको 12 सीटें प्राप्त। इस प्रकार से पंजाब जो कितना है, पंजाब को 7 सीटें प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। जरा देखिए इसमें डी कहाँ पे 2 है, ये गलत हो गया और ये आपका गलत हो गया, केवल यहाँ पे है और यहाँ पे। अब आपको पता करना है। राजस्थान, राजस्थान कहाँ 10 सीटें प्राप्त हैं, राजस्थान जो ए है, एक ऑप्शन कहाँ, एक यहाँ पे है केवल। बस आप 2 से पता कर लिए कि आपका जो उत्तर है वो ये सही है। बाकी अगर आप, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको एक-एक करके, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1-2 घंटे बैठेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आम तौर पे प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है क्योंकि लगातार प्रश्न 1 साल गैप करके आते रहे हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए आपका क्या है, राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की है, ये 2017 में है। आप जरा यहाँ पे एक जरा गौर करिए। ये प्रश्न पूछा गया 2021 में और ये प्रश्न आपका जो है ये 2017 का प्रश्न है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने एनालिसिस ढंग से किया है और आपको पता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, आप दो जब अगला प्रश्न अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि अगर इस तरीके का प्रश्न अगर आ जा रहा है, जो व्यक्ति 2017 में पेपर दिया होगा, मान लो उस साल उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, उसने अच्छे से उसको एनालाइज किया होगा और 2021 में फिर से एग्जाम में बैठा होगा, तो उसके ये प्रश्न सही करने की संभावना अधिक हो जाएगी। या दूसरा एक एग्जांपल देखें, जिस अभ्यर्थी ने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा और उसको पता होगा कि 2017 में आपका प्रश्न राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है राज्यों की, उससे प्रश्न आया है और उसने 2021 में पेपर अटेम्प्ट किया होगा। आप समझिए कि उसका आंसर ये बहुत आराम से सही हो जाएगा और कोई किसी प्रकार की एंजाइटी और परेशानी, घबराहट भी नहीं होगी एग्जाम हॉल में। और टाइम भी सेव होगा, जब आपको प्रश्न आता रहता है तो आपका टाइम भी बचता है, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें देखिए, आप जरा देखिए, यहाँ भी देखिए, आप एक चीज और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है, गुजरात आपका है। 2021 के पेपर में गुजरात पूछा है और 2017 के पेपर में भी गुजरात और कर्नाटक, दो स्टेट में यहाँ पे कॉमन है, दो स्टेटमेंट के यहाँ पे कॉमन है। अगर 17 में कोई इनको पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करके गया होता तो 2021 में आप बताइए कितनी आसानी होती अगर गुजरात और कर्नाटक से ही आपका, हमको लग रहा है आंसर भी आपको पता चल जाए। गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12। जरा देखिए बी, बी का कौन सा 3 सही है और सी का आपका 4 सही है। आपका देखिए यहाँ से आपको आंसर यहाँ से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए वही दो स्टेट सेम एज इट इज एग्जामिनर ने अगले परीक्षा में उठा लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। गुजरात फिर से आपका 11, कर्नाटक आपका 12 और केरला जो है 9 सीटें हैं और उड़ीसा को 10 सीटें हैं। उड़ीसा की आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ थोड़ा याद करने के तरीके की। उड़ीसा जो है और राजस्थान है, आप जरा देखिए मैप में, ये आपका क्या है, उड़ीसा है और लगभग आपका ये गुजरात है, तो ये राजस्थान है। ये देखिए जस्ट इस तरीके से नजर करेंगे, जस्ट आमने सामने, और इनके पास दोनों के पास सीटें कितनी है, इस तरीके से आप याद अगर करने की हैबिट डालें तो इस तरीके से भी आप कुछ कर सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। गुजरात और उड़ीसा जो सॉरी राजस्थान और जो उड़ीसा है, दोनों को 10-10 सीटें राज्यसभा में प्राप्त है। केरला आपकी 9 हो गई। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, उत्तर आपका गुजरात 11 हो गया, 1 और 2, ये आपका उत्तर देखिए यहीं से निकल के आ जा रहा है, ये आपका उत्तर सही हो। इस प्रकार से अन्य राज्यों की भी आप सीटें एक-एक करके याद कर लीजिए। हो सकता है पीसीएस जो 17 मार्च को पेपर होने वाला है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि 17 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22 में नहीं पूछा गया, सॉरी हाँ, 21 के बाद 22 में नहीं पूछा गया, 23 में पूछा नहीं गया। हो सकता है 2024 में 2024 के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न
होने आने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया है। हो सकता है पे प्रश्न यहाँ से आ सकता है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। आपको पता है कि 52 में राज्यसभा का प्रथम सत्र का गठन हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब से इस प्रकार के जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न, इसमें कोई डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट फैक्चुअल नॉलेज है, आपको वर्ष पूछा जा रहा है। जहाँ पे डिटेल आपको एनालिसिस करनी है, वहां पे आप करिए, क्योंकि राज्यसभा देखिए प्रश्न, अभी राज्यसभा से पहले भी प्रश्न आया था। अगर राज्यसभा के विषय में आपने डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली है, तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही अगर 5-6 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर कर ले रहे हैं, तो घुमा फिरा के वहीं से आपके स्टेटमेंट मिल जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने में। आमतौर पे देखो समस्याएं क्या होती है। कोई भी बच्चा है, वो जो टॉपर्स ने बोल दिया, जैसे मैं भी अगर किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। वहां पे क्या होता है कि वो जो भी स्टूडेंट है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया, उसके बाद उसने बस देख लिया कि प्रश्न पूछ रहा है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, 1952 में हुआ है। ठीक है, बस हो गया। उसको इससे मतलब ही नहीं कि ए ऑप्शन में क्या पूछा गया, बी ऑप्शन में क्या पूछा गया, डी ऑप्शन में पूछा गया। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इस समस्या से आप लोग बचिए। और मैं ये जो सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो स्टार्ट की गई है, उसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों को ये इस बात का पता चले कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस प्रकार से उनका अपने जो एग्जाम है उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है, उनके माध्यम से हम कितना बेहतर तरीके से हम रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये कितने फायदेमंद हैं हमारे, कितने कारगर हैं, कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। और ये संसद जो है, अपने हमने संसद के बारे में लोकसभा देखा, राज्यसभा देखा। अब हम देखेंगे कार्य संचालन विधायी प्रक्रिया जो संसद की होती है वो किस प्रकार से होती है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं। और 82 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में आपका प्रश्न पूछा है। के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है, आपको यहाँ देखो बताना है कौन से सही है। आप जब भी प्रश्न पत्र में जाइए, तो इस बात को सबसे पहले आप मार्क कीजिए कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, कि लोकसभा का साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र। और इस लाइन का मतलब आप समझिए, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा जब प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो जब साधारण निर्वाचन के बाद जो पहला सत्र आयोजित होगा, उसमें राष्ट्रपति क्या होगा, जाएगा अभिभाषण करने के लिए। राष्ट्रपति अभिभाषण करने के लिए जाएगा, जैसे अभी होने वाला है। और एक तो ये तरीका हो गया। ये क्या होता है, ये आमतौर पे 5 वर्ष बाद ही होता है। ये जो तरीका है, ये 5 वर्ष बाद होता है, जब लोकसभा का निर्वाचन होता है। ये 5 वर्ष बाद ऐसा राष्ट्रपति को करना पड़ता है एक बार। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में आपने देखा होगा, जो शीतकालीन सत्र स्टार्ट होता है, बजट भाषण स्टार्ट होता है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। आपने देखा होगा, जब प्रथम सत्र आयोजित होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ उपस्थित होते हैं, और राष्ट्रपति क्या है, एक अभिभाषण प्रस्तुत करता है। अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र आप देखेंगे, क्योंकि वो प्रथम वर्ष था, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, जो भी वर्ष स्टार्ट हो रहा है उसके प्रथम सत्र में ऐसा किया जाता है, राष्ट्रपति ऐसा करता है। आपने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आपने जो भाषण है वो आपने सुना भी होगा, जो संसद में उन्होंने दिया है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त रूप से बैठे जो सदस्य हैं उपस्थित रहे। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। और ये आप ध्यान दीजिए, संविधान के आपको बता देते हैं, इसका अनुच्छेद मान लो कहीं यही स्टेटमेंट पूछ ले, और पूछ ले किस संविधान में कहाँ पे जिक्र किया गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद आपका 87 है, 87 है। संविधान का अनुच्छेद 87 जो है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, अभिभाषण का जिक्र किया गया है। अगला स्टेटमेंट आप समझिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं जरा, कि इस प्रकार से ये पहला सही हो गया। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। बिल्कुल, संसद को जो आह्वान है उसके जो कारण है उसके विषय में जो राष्ट्रपति होता है वो सूचित करता है। ये भी बात आपकी सही है। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपके उत्तर ही सही हो जाएगा। अब आपका मैंने जिक्र किया, तो ये पूछ सकता है कि जो संयुक्त जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है कौन से अनुच्छेद में है, या अगर फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है, तो वहीं से प्रश्न डिराइव किया जा सकता है एग्जामिनर द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है।
देखो 2014 का एक प्रश्न है, इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। अब आपको बताना है कि जो संसद है आपकी, ये पहले जब स्टार्टिंग में क्लास प्रारंभ हुई थी, इस बात का बताया गया था कि संसद का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद का जो जिक्र है अनुच्छेद 79 में किया गया है। और ये जो तीन प्रमुख अंग जो है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीन को मिला करके संसद बनती है, लोकसभा। ये इसके संसद के जो तीन अभिन्न अंग हैं वो राष्ट्रपति है, राज्यसभा, लोकसभा है। तो ये तीन जो हमारे अंग हैं इनसे मिलकर निर्मित होती है। तो इसमें राष्ट्रपति हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग। और इस प्रकार से निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका 1, 2 और 3, इस प्रकार से आपका 1, 2 और 3, इस प्रकार से उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? अब संसद की जो अयोग्यता है, जो कोई सांसद है, सांसद की अयोग्यता जो है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। संसद की जो सांसद है, सांसद की अयोग्यता के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर वो कोई सदस्य है संसद का, वो कोई अनुमति नहीं लेता है, लोग अध्यक्ष को जो सूचित नहीं करता है, बिना अनुमति के कितने दिन तक वो अनुपस्थित रहने पर वो किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? आप बताइए। यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो 60 दिन तक, अगर कोई संसद सदस्य 60 दिन तक बिना अनुमति के अगर वो सदन से बाहर रहता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संसद की जो अयोग्यता के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें ये तो एक तो संविधान में भी कुछ जिक्र किए गए हैं। संविधान में भी संसद जो सदस्य हैं उनकी योग्यता के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं। संविधान में भी जिक्र किया गया। दूसरा जो है, आपने सुना होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, एक मिनट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपका है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, अधिनियम जो 1951 का है आपका, इसमें भी जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसमें प्रक्रिया है, आप लोगों ने आप पढ़िएगा इसमें डिटेल में। आपको इसी में जिक्र किया गया है कि अगर 2 वर्ष से अधिक अगर किसी भी संसद सदस्य को अगर कोई जेल की सजा होती है, अगर उसको कोई आपराधिक मुकदमे में अगर उसको कोई सजा होती है तो उसको क्या हो, 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित किया जाएगा। 6 वर्ष तक, उसके बाद उस सजा को हटा करके, सजा काटने के बाद 6 वर्ष तक अगर उसमें अयोग्य घोषित किया है, उसके बाद वो चुनाव लड़ पाएगा। राहुल गांधी जी का जो मामला भी था वो इसी से रिलेटेड था, जो संविधान के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम। संसद की योग्यता के जिसमें अनुच्छेद आप 102 पढ़िएगा, आप अनुच्छेद 102 को आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 102 को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि संसद में संविधान ने कुछ योग्यताएं घोषित कर रखी हैं, जिसके आधार पे उसी में ये डिसाइड है कि 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति बिना अध्यक्ष की या सदन की अनुमति के अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद की जो सदस्यता है उसके लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? देखो, अभी तक कुछ प्रश्न ऐसे पूछा जाते कि कौन सा सही है, अब यहाँ पूछा गया कौन सा नहीं है। इसी तरीके से आप फ्लो फ्लो में पढ़ रहे होंगे, आप जान नहीं पाएंगे। तो इस बात का आप प्रैक्टिस करते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, आपके 2-3 क्वेश्चन आपके जो गलत होने से बच जाएंगे। ठीक है। अब जो संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार आपने पढ़ा होगा, संसदीय विशेषाधिकार, ये संविधान का जो आर्टिकल आपका 105 है, संविधान का जो आर्टिकल 105 है उसमें संसदीय विशेषाधिकारों को विशेष रूप से जिक्र किया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत भी विशेषाधिकार हैं और ये सामूहिक, इनको दो अलग अलग भागों में भी देखा जाए तो एक संसद सदस्य होने के नाते किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार क्या है, व्यक्तिगत अधिकार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अभी व्यक्तिगत अधिकार भी आते हैं और सामूहिक अधिकार भी आते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इतनी बात हो गई डिटेल में। अब हम जरा प्रश्न पे आते हैं। तो आप जो संसदीय विशेषाधिकार के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा की है ताकि आपको कुछ बैकग्राउंड पता हो सके।
तो इसी प्रकार से आप जब डिस्कस करेंगे, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करेंगे, तभी आप अपने जो प्रीलिम्स पास करने की जो संभावना होगी, आपकी बढ़ेगी और आप मेंस लिखने के योग्य हो पाएँगे। ठीक है, अब प्रश्न पे आइए। सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। 1 मिनट, ठीक है। सामूहिक विशेषाधिकार, पहला है चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ठीक है? ये सामूहिक विशेषाधिकार है, जो संसद के सदस्य हैं वो सदन में कौन किस प्रकार की चर्चा करते हैं, एक उसकी कौन-सी प्रक्रिया होती है, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं और इस बात का जो उसका जो ज़िक्र है, इसके विषय में वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। न्यायालय में इसके संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इस प्रकार से ये आपका सही है। जिस प्रकार से हमने अनुच्छेद 121 का भी ज़िक्र किया था कि न्यायाधीशों के संदर्भ में सदन में चर्चा पे पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसी प्रकार से ऐसी भी स्वतंत्रता सामूहिक रूप से संसदों को भी प्राप्त है। ये आपका सही हो गया। ठीक है, दूसरा है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये बिल्कुल सही है आपका, सामूहिक विशेषाधिकार है कि संसद अपने जो आंतरिक जो परिसर है उसमें किस प्रकार के नियम कानून लागू करेगी, उसकी उसको स्वतंत्रता है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन सी है, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ये आपका स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और तीसरा है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। ये बिल्कुल आपको जो सदन है उसको प्राप्त है कि अगर कोई अपरिचित लोग हैं, अगर आवश्यकता होती है तो उनको क्या है, संसद से, सदन से उनको बाहर किया जा सकता है। ये एक प्रकार से उसका विशेषाधिकार है संसद सदस्यों का। तो इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाता है। इस प्रकार से आप डिटेल एनालिसिस करिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, आप जरा बताइए। अभी हमने इसका शायद जिक्र किया था कि जो राज्यसभा के जो विशेषाधिकार हैं, में हमने अनुच्छेद 249 का जिक्र किया था। इसी से रिलेटेड देखिए कुछ प्रश्न 2012 में पूछा गया है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, ये कब बनाएगी? राज्य सूची के विषय पे, क्योंकि आमतौर पे हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए, क्योंकि राज्य सूची के विषय अलग हैं और केंद्रीय सूची के विषय अलग हैं, समवर्ती सूची के विषय अलग हैं। राज्य सूची के विषय पर आमतौर पे जो कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यों को ही प्राप्त है। ये विशेष ऐसी स्थिति होती है जब संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाएगी, और वो देखिए आप कब बना सकती है, राष्ट्रपति की इच्छा से। एक प्रश्न ऑप्शन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर इच्छा करे कि संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए तो क्या बना सकता है, ये आपकी गलत है। दूसरा है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इससे पहले आपका जिक्र भी किया, अनुच्छेद 249 जो आपका है, अनुच्छेद 249 है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया और ये एक हिसाब से विशेष अधिकार है, राज्यसभा को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संकल्प पारित करने का जी बात की गई। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 249। अगर ऐसी स्थिति में राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत शक्ति का प्रयोग करके हुए संकल्प पारित करती है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस प्रकार से आपका उत्तर ये बी सही है। और ये दोनों स्टेटमेंट आपके, ये आपका सही है। 249 और 312 ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे जाए आयोग के द्वारा, में 2 स्टेटमेंट, एक प्रश्न लिखा जाए कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में आप विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हो कि नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, और इसी प्रकार से एक राज्य जो आपका राज्यसूची के विषय पे कानून बनाने, ऐसे एक प्रश्न डिराइव किया जा सकता है, एक बहुत बेहतरीन प्रश्न बनेगा। मुझे उसी ऑप्शन इसका है, किसी भी परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल आपका नहीं है। ऐसी अगर सिचुएशन, अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई आ जाए तो आप ये एक्सट्रीम और एक्सट्रीम सेंटेंस है तो आमतौर पे ये गलत होने की संभावना 90, मुझे लग रहा है 95% ऐसी रहती है, 99% ही समझ लीजिए। तो बहुत एक्सट्रीम चीजें आ जाए किसी भी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है, जबकि हर जगह कुछ न कुछ बोले अपवाद बने ही रहते हैं, तो ऐसी आपकी संभावना गलत होती है। क्या आप समझे? संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर, ऐसे ऐसा भी नहीं होता कि राज्य, अगर कोई संसद चाहे वो राज्य विधानमंडल से पूछे कि हम आप इस विषय पे कानून बना सकते हैं, और वो बस कह दे कि आप बना लीजिए, ऐसी ऐसी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। जो आपका प्रावधान है वो यही है कि राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का सदन सदन है, इसलिए राज्यसभा ये निर्धारित करेगी कि संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए या ना बनाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रकार आपका उत्तर बी सही हो। इस प्रकार से आप डिटेल एनालिसिस करिए। मैं बार-बार कहता हूँ इस बात को, बहुत जोर देके कह रहा हूँ। इस प्रकार से आप इसको अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपके लिए कितना फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह मिल जाएँगे, आप बस कि पे प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। ये डिटेल एनालिसिस है, ये आपका रिवीजन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन है। आप ये समझ पा रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आयोग प्रश्न पूछ सकता है। इस तरीके से आप करते जाइए। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ठीक है।
संविधान की विषय सूचियां, जैसे विषय सूचियां क्या है, एक आपकी कौन सी है, जो 7वीं अनुसूची है, आप देखिए आपको पता होगा जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का बंटवारा के मतलब कुछ जो है, में एक आपकी केंद्रीय केंद्रीय सूची है, आपको पता होगा, एक आपकी राज्य सूची है, राज्य सूची है, और आपकी एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनको अवशिष्ट सूची में अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अवशिष्ट शक्तियों में शामिल होते हैं। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय सूची पे कानून बनाने का जो एकाधिकार है वो संसद के पास है। राज्य सूची पे आमतौर पे अधिकांश मामलों में राज्य ही कानून बनाता है। समवर्ती सूची में दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसे विषय जो ना तो केंद्रीय सूची में शामिल है, ना राज्य सूची में शामिल है, और ना ही समवर्ती सूची में शामिल है, ऐसे अगर कोई विषय हैं, उन पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो आपकी संसद के पास है। इस प्रकार का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है। आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको पूछा जा रहा है शून्यकाल का समय। एग्जाम है, इसका उत्तर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 से 11 बजे तक, और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, इसको आप जरा समझिए। जो शून्यकाल है, शून्यकाल के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है, उसके बाद बताते हैं कैसे आप समय समझेंगे, क्या समझ। शून्यकाल जो है आपका, शून्यकाल, ये पहली बात आप समझिए कि प्रश्नकाल जो है आपका, प्रश्नकाल के बाद ही प्रारंभ होता है। प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है, प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है। प्रश्नकाल के पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है। दूसरी बात यह है कि ये वो समय है शून्यकाल जब प्रश्नकाल के बाद और एक प्रक्रिया जो तय करने का जो समय होता है बीच में उसको डिसाइड किया। ये आप भारतीय नवाचार है, ये कहीं भारतीय नवाचार है, ये भारत में विशेष रूप से इसकी शुरुआत की, भारतीय नवाचार इसको कहते हैं। कि जो शून्यकाल की जो परंपरा है वो जो भारतीय संसद के द्वारा शुरू की। तीसरा ये है जो शून्यकाल आपका है, ये 1962 में प्रारंभ किया गया। 1962 से 1962 से ये परंपरा चली आ रही है शून्यकाल की। ठीक है। अच्छा, आप समझिए, अगर प्रश्नकाल अगर प्रश्नकाल जो है आपका, वो आपका स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से 12 बजे तक, आमतौर पे यही समय होता है 11 बजे से 12 बजे तक। अगर आपका प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद का जो 1 घंटा होगा, तो मतलब उसके बाद का जो 1 घंटा होगा वो शून्यकाल होगा। मतलब ये है कि 12 बजे से 1 बजे का जो समय होगा, 12 बजे से जो 1 बजे का समय होगा, वो आपका शून्यकाल होगा। इस प्रकार से आपका उत्तर ये सही होना चाहिए, डी होना चाहिए। ये यहाँ पे आप एक हो सकता है कि आप 12 से 1 बजे का जो समय होगा वो आपका काल का समय होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। दो प्रश्न इसके बाद, एक और दो, 89 और 90 प्रश्न जो है उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो हम क्लास को फिर समाप्त करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। संयुक्त बैठक के संदर्भ में, अभी इससे पहले प्रश्न हमने स्टार्टिंग में किया भी था, उसमें जिक्र किया गया था कि अनुच्छेद 108 में जिक्र है। ये देखिए आपका यूपी पीएस 2023 का पेपर है, और इससे पहले जो प्रश्न है वो प्रश्न जो था वो लगभग 2015-16 के आसपास का ही रहा होगा। इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 109, जबकि ये बात गलत है, आपका उत्तर इसका होगा 108 की जिक्र किया गया है। ठीक, तो मैंने बहुत जो संयुक्त बैठक है उसको बहुत डिटेल में मैंने जिक्र किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, इसका भी मैंने बहुत डिटेल में जिक्र किया था कि अध्यक्ष करता है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो नहीं करता है, मतलब राज्यसभा का सभापति नहीं करता, फिर राज्यसभा का उपसभापति करता है। इस प्रकार से ये आपका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। आपका पहला गलत है, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया। आपका उत्तर क्या होगा, सी सही। ये आपको डिटेल में मैं कर चुका हूँ। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट एरिया। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि, ये 2021 का क्वेश्चन है, से संबंधित है। आपको पता होगा कि आपकी भारत की संचित निधि होती है, भारत की
संचित निधि होती है, ठीक है? भारत की लोक लेखा निधि होती है, भारत की लोक लेखा निधि और एक भारत की आकस्मिकता निधि भी होती है कि अगर कोई आकस्मिक कोई समस्या आती है, तो आपके पास धन होना चाहिए जिससे उसका निराकरण हो। भारत की आकस्मिकता ये भारत की जो संचित निधि है इसका अनुच्छेद आर्टिकल 266 में जिक्र किया गया है। 66 इसको एक कह लीजिए और इसको जो है आर्टिकल 266 जो है 266 2 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है? और जो आकस्मिकता निधि है आपकी आर्टिकल 267 में जिक्र तो 67 में जिक्र किया गया। इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है? अब 266 तो मैंने जिक्र कर दिया इसके दोनों एंगल और 268 जो आपका अनुच्छेद है, ये आपका जो केंद्र राज्य संबंध है, उसमें जो करों के संबंध में जो बंटवारा को लेकर के इसका जिक्र किया गया है। और जो इसमें क्या है कि अगर जो अनुच्छेद 268 में इसकी मैं विषय वस्तु बता देता हूँ, इसमें जिक्र किया गया है कि केंद्र जो कोई भी कर होगा, वो केंद्र लागू करेगा, लेकिन उस ल उस कर को राज्य संग्रहित करेगा और उपयोग करेगा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 268 की विषय वस्तु होगी। और 265 की विषय वस्तु है कि विधि के सिवाय विधि के बिना आप किसी भी कर को आप लागू नहीं कर सकते हैं। कोई कर की उगाही नहीं कर सकते, करारोपण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके आज 90 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस किया है और मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे ये प्रश्न। तो इस प्रकार से आप डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो आपका 17 मार्च को प्रीलिम्स होने वाला है, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और ये जो प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, मुझे लगता है अब इसके बाद भी जो आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे और लगातार आप इससे लाभ उठाइए और इससे जुड़िए और जो टेलीग्राम जो चैनल है, द ओनली पीसीएस उससे जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले सीरीज़ में मिलते हैं। धन्यवाद।